बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और मेरे साथ हैं मयंक। मयंक, सबसे पहले सवाल ये है कि जो भी कुछ युद्ध जैसे हालात मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं उसमें ईरान बहुत अलग थलग सा पड़ गया है, जबकि ईरान के रिलेशंस बहुत बड़े बड़े कंट्रीज से अच्छे हैं, जैसे चाइना से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे ईरान के साथ में? ईरान को आप अकेले देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ईरान भले अकेले जंग कर रहा हो, लेकिन फिलहाल हकीकत यह है कि 8 से 9 देशों पर अकेला एक देश भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका का ये हाल है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 25 अमेरिकन बेसिस पर हमले हुए हैं। हाँ। जो कि ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, क्रूज मिसाइल से स्ट्राइक्स हैं। यानी आप देखिए 25 बेसिस ऐसे हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के, चाहे वो बहरीन में हो, कुवैत में हो, इराक में हो, जॉर्डन में हो, सऊदी में हो या यूएई में हो, इन पर सटीक प्रिसीजन के साथ जो है ड्रोन अटैक्स हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, जहां तक आपका ये सवाल है, आपका कहना इशारा रूस और चीन की तरफ है। हाँ। देखिए, रूस और चीन का जहां तक सवाल है, इन दोनों की अपनी अलग अलग वजह हैं, अलग अलग लिमिटेशंस हैं। और एक तरफ तो यूक्रेन जंग है, हाँ। और दूसरी तरफ चाइना का अपना ऑयल बिजनेस है, अपने ताइवान को लेकर उनके अलग कंसर्न्स हैं। तो देखिए, ईरान किसी के भरोसे नहीं बैठा था कि हम जो है रूस के भरोसे जंग कर रहे हैं या ईरान के भरोसे जंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ईरान ने हमेशा इस बात को साफ रखा था कि जंग अकेले लड़नी है, किसी के भरोसे जंग नहीं लड़ी जाती। तो ये बात ईरान के साथ सामने शुरू से क्लियर थी। हालांकि रूस की तरफ से और चाइना की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए हैं, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया है हमले को, लेकिन वो बयान तक चीजें सीमित है। उम्मीद इसीलिए है इन देशों से क्योंकि ईरान की रूस के साथ में 20 साल पुरानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। दूसरा, चीन के साथ 400 अरब डॉलर का समझौता उसने किया है। तो जब इतने अच्छे रिलेशंस हैं तो वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, हाँ। चीन का जो ऑयल बिजनेस है इस पर बड़ा असर पड़ेगा। वेनेजुएला से जो ऑयल सप्लाई हो रहा था चाइना में, वो रुक गया है। ऐसे सिचुएशन में सबसे बड़ा सोर्स चाइना के ऑयल का था वो ईरान है। अब हॉर्मूज चूंकि बंद है और जब तक जंग चल रही है तब तक बड़ी साधारण सी बात है कि जो ईरान का ऑयल है वो चाइना नहीं जाएगा। ये चाइना की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका होगा। अब ये देखिए, ये स्थिति कुछ ऐसी है कि ये ऑप्शन पुतिन के सामने भी था, ये ऑप्शन जो है जिनपिंग के सामने भी था कि ईरान की सैन्य रूप से मदद की जाए या ना की जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हालात हैं उसमें इनकी सैन्य मदद ना करना, इसने एक प्रकार से एक बड़ा अपर हैंड दिया अमेरिका को। अगर रूस अपना एयरक्राफ्ट किसी तरह के फाइटर जेट सपोर्ट में भेज देता, या एक सिंबॉलिक जेस्चर भी होता है इस चीज को लेकर कि अगर आप हमला करते हैं तो हम आप जो है सैनिक रूप से ईरान की मदद, सैन्य रूप से मदद करेंगे, हमारे फाइटर जेट्स। या अगर चाइना ने कोई अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेजा होता ये कहते हुए कि अगर हमला होता है, तो उस सिचुएशन में अमेरिका बिल्कुल कतई हमला नहीं करता। देखिए, ये जो इतने दिन का एक मिलिट्री बिल्डअप हो रहा था, अब्राहम लिंकन हो, चाहे जेरल्ड आर फोर्ड है, या फिर इनके डिस्ट्रॉयर्स जो बार अलग अलग आ रहे थे, इसके जरिए अमेरिका ये भी समझना चाह रहा था कि रूस का क्या रिस्पॉन्स होता है, चाइना का क्या रिस्पॉन्स होता है। दोनों ही देशों ने देखिए कार्गो पहुंच रहे थे, हथियारों की मदद करी, वो जो कुछ किया, लेकिन दोनों की तरफ से, रूस और चीन की तरफ से, ये स्थिति नहीं रही कि हम ईरान की खुल के मदद करें। और ये बात जब अमेरिका को समझ आई तो एक प्रकार से उनको ये संदेश गया कि हम हमला कर सकते हैं, चाइना और रूस मदद नहीं कर रहे। तो यूनाइटेड नेशंस के स्टैंड को आप कैसे समझते हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो विश्व में शांति का झंडा लेकर हमेशा से ही देखा गया उसे, लेकिन अभी वो भी कुछ भी नहीं सामने खुलकर। देखिए, यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी संस्था है, मैं व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ आपकी, दुनिया में किसी जंग को कभी नहीं रोकवा पाया यूनाइटेड नेशंस। और पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से वॉयलेशन ऑफ सॉवरेंटी हुआ है। ईरान एक संप्रभु देश पर हमला किया गया, मिसाइल्स दागी गई, 2 बार बातचीत के नाम पर धोखा दिया गया। पहली बार भी बातचीत हो रही थी, छठे दौर की बातचीत के बीच हमले किए गए। दूसरी बार अभी फिर वियना में बात होने जा रही थी, तीसरे दौर की बातचीत चल रही थी, और उसके पहले बीच में हमला हो जाता है। एक देश दूसरे देश पर इस तरह से आके हमला कर रहा है, इसको अगर ईरान
के शब्दों में अगर कहें तो सीधी सीधी दादागिरी है, और उस दादागिरी को स्वीकार करने के ईरान तैयार नहीं है। ईरान को ने जो है वो देखिए, अब्बास अराक्ची ने यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखी है, विदेश मंत्री ने, उसकी डिप्लोमेसी का तकाजा है तो वो अपने लेवल पर स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन ईरान की सेना को, ईरान को यूनाइटेड नेशन से ईरान किसी कितना तरह की कोई सक्षम उम्मीद लग नहीं रहा है। है? ईरान सैन्य ताकत की अगर बात देखिए, कर ले, मिसाइल्स की बात कर ले, तो क्या सक्षम है? अकेले देखिए, लड़ने के काबिल है? आपको क्या लग रहा है, पिछले 24 घंटे में हाँ। 9 देशों पर स्ट्राइक्स हो रही है, कोई देश पलटवार करने की हिम्मत नहीं कर रहा, सिर्फ कतर की तरफ से हमले हुए हैं, बहुत ही नॉमिनल हमले हुए हैं। तो ये जो 9 देश बैठे हैं, ये हमला क्यों नहीं कर रहे ईरान पर? हमला कर रहे हैं, हमला अगर करेंगे तो उसका फिर पलटवार भी होगा। और ऐसी सिचुएशन में हालात ये हैं कि अगर एक बार ईरान पर हमला किया और ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया, अभी तो सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर हमले हो रहे हैं, अगर हमले ऐसे होने लग गए कि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हमले होने लगे और अगर आम लोगों पर हमले होने लगे, तो फिर क्या किया जाएगा? तो ये ठीक एक है, बड़ी वजह है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अमेरिका के जो इतने बहुत ही रौद्र रूप कह सकते हैं, या इतना एक्टिवली निकल कर आना, ट्रंप का वो संबोधन करना, बड़ी बड़ी बातें करना, क्या वाकई वो अपने फायदे के लिए ये सब कर रहा है, या फिर कि फायदा किसको होगा देखिए, इस युद्ध का? मिडिल ईस्ट में जो भी हमले हुए हैं आज तक, इतिहास इस बात का गवाह है, उसके पीछे की वजह होती है सिर्फ ऑयल। ये जो है ना, ये आप समझ लीजिए, कभी कहा जाता है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। क्या सद्दाम हुसैन के पास इराक में किसी तरह का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला? नहीं मिला। आज ही रूस ने कहा है कि ईरान के पास कोई जो है वो न्यूक्लियर बम नहीं है, यानी फिर वही किया गया जो इराक पर झूठ बोलकर हमला किया गया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और बाद में बात निकल के सामने आई कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था। अब कहा गया कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है या न्यूक्लियर बम बना लेता, इसका कोई सबूत नहीं है। यानी देखिए, ये मिडिल ईस्ट में जितने हमले होते हैं, उसके पीछे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल करने की कोशिश, ऑयल को कंट्रोल करने की कोशिश, सबसे बड़ी वजह यही होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी खुलकर सामने जिन 2 देशों से हम अभी बात भी कर रहे थे, उम्मीद की जा रही थी कि वो ईरान के लिए आएंगे, हालांकि ईरान का ये क्लियर है स्टैंड कि वो अकेले ही इस युद्ध में उतरे हैं और वाकई में वो भारी पड़ भी रहे हैं। तो फिलहाल अब ये देखना होगा कि आगे किस तरह के हालात पैदा होते हैं, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी ये युद्ध जारी है। एक अपडेट इसमें यह आ रहा है कि जो इजरायली सेना है वो लेबनान में अब एंट्री कर रहे हैं, तो उसको लेकर हिजबुल्लाह की तरफ से, देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स फायर हो रहे हैं। बीती रात भी जो है वो बताया गया कि 100 से 150 रॉकेट्स फायर किए गए इजराइल पर, तो उनको काउंटर करने के लिए जो है, चूंकि आगे चल के बड़ी नुकसान ना हो, इसीलिए वो जो है एक मौका भी मिल गया उनको जंग के बहाने लेबनान में अंदर घुसने का, तो एक बार फिर से जो है वो उस पर स्ट्राइक हो रही है। तो कुल मिलाकर अब नजर है कि अब ये युद्ध कब रुकेगा, अब क्या 1 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 हफ्ते चलने वाला है, क्योंकि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी हालात मिडिल ईस्ट में बिल्कुल भी ठीक नहीं है।